आपके एक समस्या का समाधान लेकर आ गया हूं। मानव शरीर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आज तक एग्जाम में आ चुके हैं या आने की संभावना है, उस सभी को इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो आप ये वीडियो में लास्ट तक बने रहते तो मैं गारंटी देता हूँ आपकी बायोलॉजी की जो मानव शरीर से संबंधित क्वेश्चन आने वाले थे उसकी समस्या दूर होने वाली। परीक्षा कोई भी हो, मानव शरीर से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और आपको मतलब कोई भी परीक्षा आपको इसमें यहाँ पर मेंशन दिख रहा है, सभी के लिए समान उपयोगी होगा। तो प्यारे साथियों, वीडियो में लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको मजा आने वाला है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों, पहला ऑप्शन है 16 फीट, 18 फीट, 32 फीट या 22 फीट। तो इसका उत्तर आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? मानव शरीर में जो है पाचन नली की लंबाई कितनी होती है? तो बताओ 32 फीट होती है, या कहेंगे 32 फीट 950 सेंटीमीटर कह सकते हो। 950 सेंटीमीटर जो होती है, सेंटीमीटर में कहेगा तो 950 सेंटीमीटर कह सकते हो। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? पाचन की क्रिया तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? आप पहुँचना पीसना भोजन को कहाँ से प्रारंभ करते हो? तो आप बताओगे मुख से प्रारंभ करते हो। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? मुख से जो है। अब मुख से और किस चीज़ का? तो होता है स्टार्च का पाचन जो होता है मुख से होता है। स्टार्च को मंड भी कहा जाता है। ये कैप्सूल की खोल किसकी बनी होती है? तो आप बताओगे मंड क्या स्टार्च की बनी होती है। अब अमाशय क्या? अमाशय कुछ नहीं, पेट को ही अमाशय कहा जाता है। तो इसका उत्तर आपको मिल गया होगा, यानी कि मुख जो हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? किस अंग में? छोटी आंत में, अमाशय में, पैनक्रियाज में, बड़ी आंत में? तो अधिकांश तो आप बताओगे छोटी आंत में। लगभग छोटी आंत में भोजन लगभग 4 से 5 घंटा तक रहता है। और बताओ बड़ी आंत का एकमात्र कार्य क्या होता है? तो ये जो है जल व खनिज लवण का अवशोषण करता है। पाचन इसमें नहीं होता है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो है 2 बार उगते हैं? कितने दांत 2 बार उगते हैं, विकसित होते हैं? 28, 20 या 12 या 4? तो आप जानते हो बचपन में छोटा बच्चा के केवल 20 दांत उगते हैं, वो 20 टूटने के बाद फिर दोबारा भी उगता है। तो आप क्या बताऊँ, 20 दांत कह सकते हैं, केवल 20 दांत ही 2 बार उगते हैं, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? बी करेक्ट हो जाएगा। और पूरे जीवन काल में, अच्छा 20 तो टूट गए थे और जवानी कितने निकले? 32 निकले, और 20 टूट गए थे। टोटल जीवन काल में कुल कितने दांत निकलते हैं? तो बताओगे टोटल जो है 52 दांत। जितने वर्णमाला में जो है अक्षर होते हैं उतने ही जो है दांत आपके निकलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, अस्थियों पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? अस्थि और पेशी को, मतलब हड्डी यानी बोन को मसल से, बोन को मसल से कौन जोड़ता है? तो आप बताओगे टेंडन। BMT याद कर लेना है, बोन टू मसल्स। BMT बोन और मसल्स को कौन जोड़ता है? तो बताओ टेंडन जोड़ता है। लेकिन यदि बोन टू बोन कहेगा, बोन टू बोन कौन जोड़ता है? तो आप बताओगे लिगामेंट। BBL याद करना है आपको, BBL बोन को बोन यानी हड्डी को हड्डी को कौन जोड़ता है? तो बताओ लिगामेंट जोड़ता है। और हड्डी को मसल BMT हड्डी को मसल से कौन जोड़ता है? तो बताओ टेंडन जोड़ता है। तो ये ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं बड़े आराम से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्थि को कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? हड्डी में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है प्यारे साथियों मैग्नीशियम कार्बोनेट, फेरिक नाइट्रेट या कैल्शियम फास्फेट या सोडियम क्लोराइड। तो कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? अभी जानते हैं कैल्शियम तथा फास्फेट जो होता है हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट, वृद्धावस्था में मनुष्य में हड्डियों में क्यों कमजोर हो जाती हैं? उसमें किसकी कमी हो जाती है? लोहे की, कैल्शियम की, कोबाल्ट की, आयोडीन की? लोहा आप जब भी हड्डियों में कमजोरी बात कहेगा तो आप बताओगे कैल्शियम की कमी से क्या होती है? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। नेक्स्ट, दांतों तथा हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका उत्तर साफ साफ क्या है बता दूं, कैल्शियम तथा फास्फोरस दांतों तथा हड्डियों में पाए जाते हैं। कैल्शियम तथा फास्फोरस की हड्डियां किसकी? तो कैल्शियम तथा फास्फोरस। फास्फोरस की कमी हो जाने से हड्डियां क्या है? जलती नहीं है। जब आप देखते हो मरते हैं व्यक्ति, किसकी लाश जलने में ज़्यादा से, तो उसके मतलब फास्फोरस की कमी है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? सबसे लंबी हड्डी किसकी? जांग की, रिब केज की, भुजा की, मेरुदंड की? तो इसका उत्तर सभी को समझ में आ गया। जांग की हड्डी क्या होती है? सबसे लंबी होती है। इसको कहते हैं फीमर। फीमर को हिंदी में क्या कहते हैं? उरु अस्थि के नाम से जाना जाता है प्यारे साथियों। नेक्स्ट है, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी किस में पाई? टांग में पाई जाती है, भुजा में पाई जाती है, मुंह में पाई जाती है, खोपड़ी में पाई जाती है। तो टीबिया नामक हड्डी, टा से टीबिया और टा से टांग आप कह सकते हैं, को रिलेट कर लिया कि टा से टीबिया, टा से टांग। टीबिया नामक हड्डी किस में? तो आप बताओगे टांग में पाई जाती है। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी
कौन सी है, कैसी होती है? ठोस होती है, कीलक होती है, खोखली होती है, संतरी होती है। तो पैर की हड्डी कैसी होती है? तो अब तो सरंध्री होती है, मतलब क्या होती है? छिद्र योग होती है। खोखली नहीं कह सकते, और छिद्र सरंध्री कह सकते हैं, उसमें छिद्र होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूमरस हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? तो ह्यूमरस हड्डी पिंडली में, अग्रभुजा में, जांग में या ऊपरी भुजा में? तो आपको बता दो ह्यूमरस कहाँ पर पाई जाती है? ऊपरी वाले पार्ट में पाई जाती है, ऊपरी वाले हाथ के पार्ट में पाई जाती है ह्यूमरस। और डायरेक्ट कहा जाए तो किसमें? हाथ में पाया जाता है। हाथ से ह्यूमरस, हाथ से हाथ कह सकते हो, ऊपरी भुजा कह सकते हैं। कौन सा मानव के पैर की हड्डी नहीं है? पूछा कौन सी हड्डी नहीं है? ह्यूमरस पैर, अभी बात हो चुकी। ह्यूमरस कहाँ पर पाई जाती है? तो ह्यूमरस बताओ हाथ में पाई जाती है। तो ये पैर की, फिबुला, टिबिया, फीमर सब पैर की हड्डी है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है? फिबुला है कि फीमर है कि स्टेपीज है या टिबिया है? तो सबसे लंबी क्या हो जाएगा? फीमर। इसी को उरु हड्डी के नाम। सबसे छोटी हड्डी कहा जाएगा तो सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपीज है, ये कान में पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टिबिया भी टांग में ही पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि, अभी बात हो चुकी है, तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या बताओगे? सबसे छोटी अस्थि आप क्या बताओगे? स्टेपीज है, कहाँ पर पाई जाती है? तो आप बताओगे कान में पाई जाती है। नेक्स्ट है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल हड्डी या मजबूत हड्डी कौन सी है? जबड़े की है कि भुजा की है कि जांग की, गर्दन की? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? सबसे मजबूत अस्थि कौन सा? जबड़े की अस्थि हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? पसलियों के कुल कितने जोड़े होते हैं? पहला ऑप्शन है 12 जोड़ा, दूसरा है 14 जोड़ा, तीसरा है 16 जोड़ा और कि 21 जोड़े। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पसलियों की कितने जोड़े होते हैं? तो बताओगे 12 जोड़े होते हैं या 24 संख्या में कह सकते हो। लेकिन छाती में कितनी हड्डी कहेंगे, यानी वक्ष में कितनी? तो बताओ 25। कैसे? एक स्टर्नम हड्डी जुड़ जाती है। छाती में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो बताओगे 25 हड्डी होती हैं एक स्टर्नम को जोड़ के। ये याद रखना है आपको। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो खोपड़ी में आपको बता दूं कितनी, तो आप बताओगे पहला 5 है कि 8 है कि 9 है कि 11? तो खोपड़ी में कुल कितनी होती है? 8 होती हैं। अब पूछा जाए सिर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? सिर या कपाल कह सकते हो। सिर में टोटल कितनी होती है? अब बताओ 29 हड्डियां होती हैं। 14 किस में होती है? 14 जो है फेस में होती हैं, या 4 से चेहरा, 4 से 14। चेहरे में कितनी हड्डियां? तो बताओगे 14 हड्डियां हो सकती हैं। फिर उसके बाद 8 किस में हो गई? खोपड़ी में हो गई। और 6 किस में हो गई? तो बताओगे कान में हो गई। और 1 किस में हो गई? तो 1 आप बताओगे किस में? 1 जो है ये गले की हड्डी, जिसे बोलते हैं हवाई हड्डी। टोटल कितना हो जाएगा? तो टोटल 29 हड्डियां पाई जाती हैं। सॉरी, यहाँ पर मैंने 28 लिख दिया। टोटल 29 हड्डियां होती हैं सिर में। खोपड़ी में या कपाल में कह सकते हो 8 हड्डियां होती हैं। फेस या चेहरा में 14 हड्डियां हो सकती है। कान में कितनी? 6। और गले में कितनी? 1 हड्डियां होती हैं, जिसे हवाई हड्डी। सिर, टोटल सिर में कहा जाएगा तो 29 हड्डी आपको बताना है। आपने विभाजन देख लिया है। तो नेक्स्ट है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो 300 लगभग होती है। और वयस्क में कितनी होती है? तो वयस्क में जो है आप क्या बताओगे? वयस्क में जो है 206 हड्डियां होती हैं। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्यों में कुल कितनी? तो वही भी बात हो चुकी है। मनुष्य में कितनी? 206 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट है, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? मनुष्य के रुधिर का पीएच मान, तो आप बताओगे 7. खून तथा आंसू दोनों का पीएच मान कितना होता है? आंसू का भी पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ये याद रखना है आपको। यहाँ पर इसमें गलत लगा हुआ है तो आप इसको ना कंसीडर करें। 7.4 ही इसका उत्तर होगा। चलते हैं, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? रुधिर बैंक का कार्य फेफड़ा करता है, हृदय करता है, यकृत करता है कि तिल्ली करता है? रुधिर बैंक के नाम से किसे जाना जाता है? तो प्लीहा या तिल्ली को जो है रुधिर बैंक क्या कहा जाता है? प्लीहा या तिल्ली, या इसी को स्प्लिन के नाम से जाना जाता है। स्प्लिन। मानव रक्त में प्लाज्मा की मात्रा लगभग कितनी % पाई जाती है? मानव रक्त में प्लाज्मा की मात्रा तो 80% की, 91% की, 60% की, 70 से 75%। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मानव रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है? तो इसमें कोई भी गलत, कोई भी सही नहीं है। तो इसमें प्लाज्मा की मात्रा आपको बता दूं कितनी होती है। प्लाज्मा की मात्रा 55 से 60% होती है प्लाज्मा की मात्रा। और 45% क्या कणिकाएँ पाई जाती हैं, रक्त कणिकाएँ पाई जाती हैं। इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। चलते हैं, रक्त में पाए जाने वाली धातु कौन सी? तो रक्त में कौन सी आप बताओगे? लोहा धातु पाई। इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया या रक्त अल्पता नामक बीमारी, इसी को पांडु रोग भी कहा जाता है, हो जाता है। नेक्स्ट,
रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? फेफड़े में होता है, यकृत में होता है, किडनी पर होता है, ये सभी में होता है। तो रक्त का आप जानते हो ये शुद्धिकरण वाले सभी अंग हैं। फेफड़ा भी ऑक्सीजन मिलाता है और किडनी यानी कि सभी इसमें भाग लेते हैं, तो तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हीमोलिसिस, ओस्मोसिस, पैरालिसिस या डायलिसिस कहा जाता है। तो किसे क्या कहते हैं? डायलिसिस कहलाता है। किडनी जब खराब हो जाती है तो डायलिसिस के द्वारा जो खून शुद्ध किया जाता है। लाल रक्त निम्न में से किसके कारण से होता है? तो लाल रक्त जो है किसके कारण से? तो आप बताओगे आरबीसी के कारण जो होता है, नहीं सॉरी, हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है रक्त लाल होता है। हीमोग्लोबिन के पास लोहा या आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन में आप कह सकते हो लोहा या आयरन पाया जाता है। आयरन का सूत्र क्या होता है, तो सिंबल क्या होता है? तो Fe होता है। सबसे अधिक यूज की जाने वाली धातु कौन सी? तो होता है लोहा ही है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? जीवाणु को नाश करना, रक्त अल्पता का निवारण करना, लौह का उपयोजन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य आपको कोई पूछेगा तो आप बताना ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो बताओ कि हीमोग्लोबिन करता है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक क्या है? WBC है, जीव द्रव्य है, RBC है, पटिकाणु है, ये ऐसे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है? तो RBC है। क्वेश्चन, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है? फेफड़ों से हृदय कौन ले जाता है? यानी कि शुद्ध रक्त को तो हृदय सिरा ले जाती है, फुफ्फुस सिरा लेते, फुफ्फुस धमनी ले जाती है, हृदय धमनी ले जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखो सिराएं वैसे आप जानते हैं कि ये अशुद्ध रक्त को ले जाती है, लेकिन एक अपवाद है, फुफ्फुस सिरा जो है क्या करती है? ये शुद्ध रक्त को हृदय में ले जाती है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो किसकी सहायता रक्त द्वारा जो ऑक्सीजन ले जाता है? तो आप क्या बताओगे? लोहित कोशिकाओं यानी आरबीसी के द्वारा कह सकते हैं। लोहित कोशिका मतलब होता है आरबीसी को ही लोहित कहा जाता है। किसके मौजूद के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है, यानी रक्त का थक्का नहीं जमता? तो प्लाज्मा के कारण, हिपैरिन के कारण या फाइब्रिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हिपैरिन के कारण जो होता है रक्त का थक्का शरीर के अंदर नहीं जमता है। अच्छा, बाहर हमारे रक्त को जमाने में विटामिन के सहायक होता है। चलते हैं मानव शरीर का रक्त बैंक किसे यानी कि ब्लड बैंक किसे कहा था? प्लीहा को, किडनी को, यकृत को, हृदय को। तो किसे रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है? प्लीहा को जो है ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना है, ब्लड को ये जो है स्टोर करके रखता है। चलते हैं रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? एंटीबॉडी किसके द्वारा निर्मित? तो लिम्फोसाइट, इम्यूनोसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट। तो एंटीबॉडी कौन होता है? ये लिम्फोसाइट किसका पार्ट है? तो WC का पार्ट है, WBC का पार्ट है। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? ल्यूकोसाइट के नाम, थ्रोम्बोसाइट के नाम, इम्यूनोसोफिल्स के नाम, इरिथ्रोसाइट के नाम से जानी जाती हैं। आरबीसी को किस नाम से जानते हैं? तो इरिथ्रियोसाइट के नाम से जाना। इसका दूसरा नाम याद करना जरूरी है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और WBC को किस नाम से? WBC को ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। WBC को ल्यूकोसाइट, ये याद करके रखना है आप सबको। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? यकृत में, अस्थिमज्जा में, तिल्ली में, वृक्क में। तो लाल रक्त कणिकाएं कहाँ पर? तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? अस्थिमज्जा में जो है लाल रक्त कणिकाएं जो हैं उत्पन्न होती हैं। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है? आरबीसी का कब्रगाह किससे कहा जाता है? प्लीहा को, परिशोधिका को, यकृत को या अस्थिमज्जा को? किसका कब्रिस्तान यानी आरबीसी मरता कहाँ है? तो आप बताओ प्लीहा या स्प्लीन में ही मरता है, तो इसीलिए इसको आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है। और आरबीसी में जो क्या है रक्त का निर्माण होता है, याद रखना है। इनमें से लाल आरबीसी का जीवन काल कितना हो? तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, जबकि WBC का जीवन काल पूछा जाएगा तो कितना बताओगे? कितना? 3 से 5 दिन होता है, 3 से 5 दिन। चलते हैं सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड ड्रग सर्कुलेटरी सिस्टम का खोज किसने किया था? तो कार्बन के किया था कि हार्वे ने की, लैंडस्टीनर ने की, ब्राउन ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा रक्त परिसंचरण की तंत्र को खोज किसने किया? तो विलियम हार्वे ने खोज किया था। नेक्स्ट है
पेस मेकर का संबंध किससे है? तो गुर्दा से है कि फेफड़ा से है कि हृदय से कि दिमाग से? पेस मेकर का संबंध आप क्या बताओगे? हृदय की गति को सामान्य करने के लिए जॉर्विक सेवन बहुत बार पूछा गया, तो जॉर्विक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय है जॉर्विक सेवन। पेस मेकर का संबंध किससे है? तो आप बताओ पाचन क्रिया से है, दिल के धड़कन प्रारंभ करने, श्वास क्रिया के प्रारंभ करने, तो मूत्र बनाने। तो इसका उत्तर अभी बात हो चुकी है। हृदय से संबंधित हृदय का काम क्या है? दिल की धड़कन को प्रारंभ करना होता है पेस मेकर का। गति प्रेरक किससे संबंधित हैं? मस्तिष्क से, फेफड़े से, हृदय से या गुर्दे? तो इसका उत्तर गति प्रेरक कोई पेस मेकर की बात कर रहा है, हिंदी में इसको गति प्रेरक। पेस मेकर हृदय से संबंधित, हृदय की गति को सामान्य करने में काम आता है। निम्न में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है? रक्तदाब कहते हैं। तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? इसका उत्तर धमनी में जो है पर डाले गए रक्तदाब को दबाव कहा जाता है, दाब कहा जाता है। तो ये बताओगे धमनी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। 250 क्वेश्चन इसमें प्लस शामिल किए गए हैं और आप ये देख लेते हैं प्यारे साथियों, तो आपको बहुत मजा हो। जो भी लाइव हैं वो साथ साथ कमेंट भी करते रहें, जिससे क्या हो कि आप गलतियां करें तो उससे आप सीख सकें। सोते समय रक्तदाब पर क्या परिवर्तन होता है? पहले घटता है फिर बढ़ता है, पहले जैसा रहता है, बढ़ता है या घटता है? तो सोते समय साफ साफ कहा जाए तो क्या होता है? रक्तदाब घटता है। क्वेश्चन है, रुधिर दबाव मापक यंत्र रुधिर के दाब को किससे मापा जाता है? ईसीजी से, आर्म बैंड से, स्फैग्नोमीटर मीटर से या स्टेथोस्कोप से? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्फैग्नोमाइनोमीटर से। स्टेथोस्कोप से क्या मापा जाता है? तो आप बताओ कि हृदय की गति तथा फेफड़ों की गति मापा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। और ईसीजी से जो है हृदय की सामान्य गति को मापते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। जबकि ईईजी किससे संबंधित है? ईईजी पूछा जाएगा तो ईईजी मस्तिष्क से संबंधित है। चलते हैं जॉर्विक सेवन, अभी बात हो चुकी। जॉर्विक सेवन क्या है? तो ये क्या है आप बताओगे? कृत्रिम हृदय है। बात तो अभी पिछले में बात मैंने किया था। जॉर्विक सेवन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये नेक्स्ट है, लब डब की आवाज़ निम्न से किस अंग से संबंधित है? लब डब जो है ये आप ऑप्शन सदैव क्वेश्चन का आंसर साथ साथ करते रहें। 48 का बी, 48 का ये, जैसे जो भी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लब डब जो है किसकी ध्वनि को कहते हैं? तो अब तो हृदय की ध्वनि को लब डब के नाम से जाना जाता है। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करते रहें। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? एक बार धड़कने के लिए तो आप ये बताइए कि 1 मिनट में कितनी 72 बार धड़कता है। तो एक बार धड़कने में कितना समय लगेगा? तो आप भाग दे के 72 में यदि मिनट को सेकंड में बदलें तो इसको 60 से भाग दीजिए। 60 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.8 आ जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, स्वस्थ मनुष्य के प्रति मिनट हृदय धड़कन कितनी होती है? तो अभी बात हो चुकी 72 बार जो है धड़कता है स्वस्थ मनुष्य का हृदय। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, मतलब कितने चैम्बर होते हैं? पहला 3 है कि 4 है कि 5 है? सभी स्तनियों के लगभग कितने होते हैं? तो आप बताओगे 4 कोष्ठक होते हैं। तिलचट्टे में 13 है होते हैं। तिलचट्टे जो नहीं होते काकरोच में 13 का चैम्बर होते हैं, आपको याद रखना है। नाड़ी दर कहाँ से नापी जाती है? नाड़ी दर कहाँ से नापी जाती है? तो अभी पिछला क्वेश्चन ही था। तो नाड़ी दर कहाँ से नापी जाती है? तो आप बताओगे धमनी से नापी जाती है। धमनी के प्रेशर से जो है नाड़ी दर नापी जाती है। चलते हैं, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप का आप क्या बताओगे? 120 mm/80 mmHg होता है। तो इसका उत्तर कहाँ पर आपको दिख रहा है? ऑप्शन बी में दिख रहा है। यानी ब्लड प्रेशर की बात हो रही है, रक्तचाप। दौड़ते समय मनुष्य के रक्तचाप क्या होता है? तो दौड़ोगे तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है कि रक्तचाप क्या होगा? बढ़ेगा ही। और सोते समय क्या होता है? घट जाता है। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके सामने ला, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। इसमें आप सब बहुत कोताही करते हैं। और साथ साथ कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर करते रहो, चैट बॉक्स में। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है? सामान्य जीवन काल में सामान्य, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लगभग 2 अरब जो है बार जो है मनुष्य के दिल धड़कता है। मनुष्य शरीर में हृदय का कार्य क्या है? हृदय का कार्य शरीर को ऊर्जा देना, तापक्रम बढ़ाना, पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करना है। इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य के हृदय का कार्य क्या है? पंपिंग स्टेशन की तरह नहीं, ब्लड को पंप करने का काम है। शरीर में विशालतम धमनी कौन सी है? निलय है, वेना कोया है या केशिका या एरोटा है? तो विशालतम कौन सी? तो अभी बात हो चुकी। इसका एरोटा जो है विशालतम धमनी को क्या बोलते हैं? एरोटा। एरोटा जो विशालतम धमनी है। मनुष्य शरीर में लगभग
रक्त की कुल मात्रा कितने? मनुष्य के शरीर का लगभग वजन का 7% भाग, यदि वैसे कहें तो 5 से 6 लीटर कह सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? औसत वजन कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। मुख में स्टार्च के शर्करा का पाचन किसके द्वारा होता है? स्टार्च या शर्करा का पान का चयन किसके द्वारा होता है? तो आप बताओगे टाइलिन के द्वारा जो है स्टार्च या शर्करा का पाचन होता है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। कौन सा इसमें पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो कार्निया नहीं है, कि आंत है, कि यकृत है, कि पित्ताशय है? तो आप जानते हैं कार्निया किसका? कार्निया जो आंख का पार्ट है, जानते हैं कि कार्निया ही जो है दान किया जाता है। तो इसका ऑप्शन आपको कार्निया जो है पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं, ये आंख का पार्ट है। चलते हैं, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? यानी कि दूध को कौन एंजाइम पचाता है? रेनिन है, कि इरोप्सिन है, कि पेप्सिन है, कि ट्रिप्सिन है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रेनिन एंजाइम क्या है? जैसे जैसे आप बड़े होते हैं वैसे रेनिन एंजाइम निकलना कम हो जाता है। क्वेश्चन है, अधिकतम पोषक तत्व कहाँ से अवशोषित होते हैं? छोटी आंत से, पेट से, बड़ी आंत से, या मुंह से? सबसे अधिक समय तक भोजन कहाँ रहता है? तो आप क्या बताओगे? छोटी आंत में। तो सबसे अधिक पोषक तत्व का अवशोषण कहाँ होता है? तो आप भी बताओगे क्या? छोटी आंत में होता है। इनकी उत्तर क्या हो जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टैनिन पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है, या रेनिन, या रेजिन? तो इसका उत्तर आपको समझ में आएगा। लार में जो है टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो पाचन में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट है, पेट में भोजन पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो आप पहला ऑप्शन खनिज की, हवा की, एंजाइम की, या पानी की? तो आपको बता दूं इसका उत्तर हो जाए एंजाइम क्या होते हैं? भोजन पाचक में सहायक होते हैं, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। प्यारे साथियों, लार किसके पाचन में सहायक है? लार किसके पाचन में? पहले ही क्वेश्चन आ चुका है। तो लार जो है किसके? स्टार्च या मंड के पाचन में सहायक है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, मानव के आमाशय में अम्ल यक्ष उत्पन्न, मतलब कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक है? तो यक्ष कौन सा अम्ल है? मैं टाइप क्वेश्चन पूछ रहा है, यक्ष कौन सा अम्ल है? तो इसका बहुत आसान आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसे HCl कहा जाता है, HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपको बता दूं इसे पेट का अम्ल कहा जाता है, या नमक का अम्ल भी कहा जाता है। चलते हैं, और इसका एक और नाम है म्यूरेटिक एसिड के नाम से, म्यूरेटिक एसिड नाम से किसे जाना जाता है? तो आप बताओगे HCl को जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ पर होता है? भोजन का से रक्त कहाँ से अवशोषित होता है? छोटी आंत में, यकृत में, बड़ी आंत में, या अमाशय में? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जितना सब कुछ का अवशोषण क्या होता है? तो बताओगे छोटी आंत में। केवल बता दो खनिज, लवण और जल का अवशोषण बड़ी आंत में, यानी लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। चलते हैं, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? उदर से, मुंह से, ग्रासनली, या छोटी आंत से? प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो बताओ पेट से, या इसी को आमाशय कहा जाता है। लेकिन भोजन का पाचन कहाँ से कहा जाएगा? तो बताओगे मुख से ही होगा। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का में कौन सा अंग विषैले पदार्थ को कौन निकालता है? तो अग्न्याशय, यकृत, अमाशय, वृक्क? तो आप बताओ जो इसमें विषैले पदार्थ हैं उनको कौन निकाल देता है? तो आप बताओगे यकृत, या इसी को लीवर कहा जाता है। वैज्ञानिक प्रयोगशाला के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप बताओगे लीवर को। कोई व्यक्ति जहर खाता है तो कौन सा अंग जांच की जाती है? तो लीवर का ही जांच किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एक क्या है? विटामिन है, खनिज है, एंजाइम है, हार्मोन है? तो पेप्सिन आपको बता दूं ये क्या है? एंजाइम होता है। पेप्सिन किसको किस में बदलता है? वसा को वसा अम्ल में, स्टार्च को शर्करा में, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में, या प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में? तो पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। ये आपको याद रखना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाता है? अमीनो अम्ल में, शर्करा में, वसा में, ग्लूकोज में? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल में बदल जाता है। हमारे शरीर को कितने अमीनो अम्ल की जरूरत है? तो 20 अमीनो अम्ल। 10 हमको लेने होते हैं बाहर से, और 10 शरीर हमारा खुद बनाता है। तो 10 को बोलते हैं आवश्यक अमीनो एसिड या इसेंशियल, और 10 को बोलते हैं अनावश्यक या अनइसेंशियल। चलते हैं, इनमें से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप
में कार्बोहाइड्रेट को रखता है, ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट जमा होता है, यकृत है कि आंत है कि अमाशय है कि अग्न्याशय है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यकृत में जो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में उपस्थित होता है। जब हमको भोजन नहीं करते हैं तो वही ग्लाइकोजन ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित होकर फिर हमको भोजन ऊर्जा देने में सहायता प्रदान करता है। किसके द्वारा पित्त कहाँ से निकलता है कह सकते हो, तो अमाशय से कि अग्न्याशय से कि ग्रहणी से कि यकृत से? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पित्त कहाँ से निकलता है, कहाँ स्रावित होता है? तो आप बताओगे पित्त। लेकिन जमा कहाँ पर होता है, तो जमा कहाँ होता है? तो आप बताओ पित्ताशय में होता है। कहाँ पर? तो आप बताओगे जमा पित्ताशय में कोई था ही नहीं। क्वेश्चन ही आपके सामने आ गया, पित्त जमा कहाँ पर होता है, यकृत में, पित्ताशय में, प्लीहा में या ग्रहणी में? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, पित्त कहाँ पर जमा होता है? तो पित्ताशय, यानी इसी को गाल ब्लैडर के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है, वसा अम्ल को ग्लिसरॉल में परिवर्तित करना, वसा अम्ल को ग्लिसरॉल का वसा में परिवर्तित करना, वसा का पायसीकरण का, या सभी? तो पित्त का कार्य क्या होता है प्यारे साथियों, तो इसका उत्तर होता है वसा का जो है पायसीकरण करना होता है, या वसा को पचाने में कौन काम, तो पित्त का कार्य होता है। आपको याद रखना है इस चीज़ों को। मानव शरीर में आरबीसी या लाल रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है, तिल्ली में होता है, हृदय में होता है, अस्थि में, यकृत में? तो आरबीसी या रक्त का निर्माण सभी का कहेगा, तो आप बताओगे अस्थि मज्जा, इसी को बोन मेरो को नाम से जाना जाता है। चलते हैं। उच्च 49 पर मानव शरीर का आरबीसी, मतलब ऊंचे या पहाड़ों पर मानव के आरबीसी में क्या प्रभाव पड़ेगी, आरबीसी की संख्या क्या होती है, सदैव बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे पहाड़ों पर जाते हैं आपकी आरबीसी की संख्या बढ़ती जाती है। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है, O2 के ले जाना, CO2 को ले जाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना, इनमें से कोई नहीं। तो सफेद रक्त का कार्य क्या होता है, तो बताओ कि O2 को जो क्या करना, रक्त प्रतिरोधक, रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करना, धारण करना है, मेंटेन करना कह सकते हो। नेक्स्ट है, मनुष्य में के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं में कौन सी अधिक होती है, सबसे अधिक WBC में क्या पाया जाता है, ये कहना चाहता है। तो लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स या बेसोफिल्स? सबसे अधिक क्या पाया जाता है, न्यूट्रोफिल जो है WBC में सबसे अधिक पाया जाता है, न्यूट्रोफिल्स। आप ब्लड जब चेक कराओगे उसमें न्यूट्रोफिल, बेसोफिल सबकी चेकिंग की जाती है। आप जितने लोग ब्लड चेक कराओगे उनको पता होगा इस चीज़ों को। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव की रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होती है तो प्रक्रिया प्रारंभ करता है, कैसी प्रक्रिया, कौन प्रक्रिया प्रारंभ करता है, तो WBC क्या करता है, अपनी प्रतिक्रिया प्रारंभ करता है। हाँ, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कि हानिकारक वाली चीज़ हो जो आ रही हो हमारे शरीर में, इंटर कर रही हो। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप बताओगे कार्ल लैंडस्टीनर है रक्त समूह के खोजकर्ता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, RH फैक्टर का पता किसने लगाया था, तो लुवेनहॉक ने, कि लैंडस्टीनर ने, कि लैंडस्टीनर ने या बेनर ने? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, लैंडस्टीनर तथा बीनर ने क्या पता लगाया था। तो RH फैक्टर का खोज किसमें किया था, तो बताओगे रीसस नामक बंधन में, इसीलिए रीसस फैक्टर इसके कहा जाता है। चलते हैं, किस रक्त में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, किसमें, A में कि B में कि AB में कि O में? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, तो एंटीबॉडी इसमें नहीं पाया जाता, तो इसमें क्या पाया जाता है, एंटीजन पाया जाता है। किसमें एंटीबॉडी पाया जाता है, O में एंटीबॉडी पाया जाता है। क्वेश्चन है, किस वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं, A में कि AB में कि O में कि B में? तो आपको इसका उत्तर समझ में आएगा, O में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं, इसीलिए इसको सर्वदाता कहा जाता है। और AB को सर्वग्राही कहा जाता है। सर्वग्राही कौन है, यानी सबको ग्रहण करने वाला कौन है, तो आप बताओगे कि AB जो है सर्वग्राही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रक्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया, देखिए एंटीजन किस में नहीं पाया जाता है, तो आप बताओगे O में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। जैसे AB में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, इसमें जो है एंटीजन नहीं पाया जाता। ये दोनों में अंतर है, दोनों को आप साथ साथ लिख लें कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है, तो इसका प्रतिकूल वातावरणीय दशा के लिए, पोषक पदार्थों की कमी से, विपत्ति में, संक्रमण में। तो एंटीबॉडी का कार्य किसमें होता है, तो आप बताओगे संक्रमण में जो है ये कार्य करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है, तो बताओ कि बंदर, रीसस नामक बंदर से संबंधित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, B करेक्ट हो जाएगा। RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है, तो इसका RH माइनस या RH प्लस महिला, RH प्लस पुरुष या RH महिला, RH प्लस पुरुष या RH प्लस महिला, या RH माइनस या RH माइनस। तो इसका उत्तर RH प्लस पुरुष है और RH महिला
माइनस महिला है तो कभी शादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले बच्चे के बाद दूसरे बच्चे की मृत्यु हो जाती है ब्लास्टोसिस प्रक्रिया के द्वारा। साफ साफ ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि कौन सा सर्वव्यापक यानी सर्वग्राही कौन सा है, यानी सबको ग्रहण करने वाला। तो ए बी जो है सर्वग्राही है, जबकि ओ क्या है, सर्वदाता है। ओ सर्वदाता, वो सबको दान करता है, ऐसे कहा कि सर्वदाता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। ए बी रक्त वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक अदाता कहा जाता है, क्योंकि सबको देने वाला कहा जाता है वो को, तो क्योंकि उसमें क्या है, प्रतिजन या एंटीजन का अभाव होता है। इसमें किसमें, ओ में, ए बी में क्या होता है, सर्वाधिक। तो इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें एंटीबॉडी, प्रतिपिंड या एंटीबॉडी का अभाव होता है, याद रखना है प्यारे साथियों। मानव रक्तादान के लिए कौन सा समूह सार्वधात्रिक दाता कहा जाता है, यूनिवर्सल जो है डोनर किसे कहा जाता है, तो ओ को जो है यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाना जाता है। ओ वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति को रक्त ले सकता है, किससे, तो आपको बता दो केवल ओ वाले से ही वो वाला व्यक्ति रक्त ले सकता है। बहुत खतरनाक है, ओ वाला जल्दी मिलता नहीं कहीं। यदि पिता का रक्त ए है और माता का ओ है तो उनके पुत्र में रक्त वर्ण की संभावना क्या है, तो बता दूं, हो सकता है इसमें रक्त वर्ण ए है, तो इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है, तो इसमें क्या होगा, तो इसका उत्तर इसमें गलत लगा हुआ, बी नहीं होगा, इसमें ओ वाला होने की संभावना होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी बी प्रकार का रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार का रक्त आदमी से रक्त दान कर सकता है, तो बी वाला जो है किसे दान कर सकता है, तो या तो ए बी वाले दान करेगा बी वाला, और या तो बी को दान करेगा। यहाँ ये नहीं होना चाहिए था, बी प्रकार का रक्त वाला, तो यहाँ पर ए बी या बी वाले को, यहाँ पर ये गलत लगा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिमाग के किस भाग में भूख लगने पर भोजन की तृप्ति की अनुभूति कराने वाला केंद्र स्थिति कौन सा है, तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, हमको भोजन लगने जो हम खा लेते तो हमको तृप्त होने की संतुष्टि कौन प्रदान करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है। मानव दिमाग की बुद्धि का केंद्र किसे कहा जाता है, बुद्धि का केंद्र किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर आपको समझे, सेरेब्रम को जो है, सेरेबेलम नहीं, सेरेब्रम क्या है, बुद्धि का केंद्र कहा जाता है। बुद्धि या चतुराई का केंद्र जब भी कहा जाएगा तो ब्रह्म जो है, ब्रह्म आपको याद रखना है, जो बुद्धि या चतुराई का केंद्र कहा जाता है। चलते हैं, सेरेब्रम किससे संबंधित, तो आप बताओ सेरेब्रम कहाँ पर होता है, तो बताओ मस्तिष्क में होता है, दिमाग में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे प्रमस्तिष्क कहा जाता है। मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन सा, तो अनुमस्तिष्क है, मस्तिष्कांक है, प्रमस्तिष्क है या मध्य मस्तिष्क है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा भाग क्या है, तो बताओ मस्तिष्क का प्रमस्तिष्क। 3 भागों में बांटा गया है। मानव शरीर में कितनी कोशिकाएं सबसे कम पुनर्जनन होती हैं, मतलब सबसे अधिक किसमें रिपेयरिंग की पावर सबसे कम किसमें पाई जाती है, तो मस्तिष्क कोशिकाओं में या न्यूरॉन सेल में सबसे अधिक, सबसे कम जो होता है पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है रिपेयरिंग की। और सबसे अधिक रिपेयरिंग जल्दी से करने वाला अंग कौन सा, तो बताओ यकृत है। तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर की क्रियात्मक इकाई कौन सी, तो आप क्या बताओगे, न्यूरॉन है तंत्रिका तंत्र की न्यूनतम इकाई। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी, सबसे बड़ी कोशिका आप क्या बताओगे, WBC की, RBC की, तंत्रिका कोशिका, इनमें से कोई नहीं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, सबसे लंबी कोशिका यहाँ लिखना था, सबसे लंबी कोशिका कौन सी, तो बड़ी नहीं कहना था, तो लंबी कहेगा, तो सबसे लंबी क्या हो जाएगा, तो बताओगे न्यूरॉन कोशिका हो जाएगा। चलते हैं, मनुष्य में मेरुदंड में कितनी तंत्रिका होती है, तो मेरुदंड में आपको बता दूं कितनी, तो 31 जो है तंत्रिकाएं होती है मेरुदंड में, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, प्रतिवर्ती यानी रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है, तंत्रिका में होता है, परमस्तिष्क में, कशेरु रज में, अनुमस्तिष्क में, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बता दूं, कशेरु रज में, स्पाइनल कॉर्ड में जो होता है प्रतिवर्ती या रिफ्लेक्स एक्शन। आप देखते हो अचानक कहीं पर हाथ रख दिए और जल जैसे गर्म महसूस तुरंत हाथ हटा लेते हैं, तो ये क्या होता है, प्रतिवर्ती एक्शन इसे कहते हैं। क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है राइबोसोम में, लाइसोसोम में, हरितलौक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, तो इसका उत्तर बहुत आसान है, तो आप बताओगे लाइसोसोम में। ऊर्जा का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और क्रेब्स चक्र के द्वारा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के श्वासोच्छ्वास यानी श्वास लेना और बाहर निकालने में ऑक्सीजन की मात्रा जो है होती है, ऑक्सीजन मात्रा श्वासोच्छ्वास में कितनी होती है, 16%। लेते तो हम 21% है, लेकिन बाहर हम 16% ही निकालते हैं, ये याद रखना आपको।
ग्लूकोज में पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने एटीपी ऊर्जा जो है निर्मुक्त होती है? तो 38 एटीपी ऊर्जा निकलती है, जिसमें 36 जो है वायवीय श्वसन के द्वारा और 2 जो है अवायवीय श्वसन, यानी कि वायु के अनुपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में 36 और वायु की अनुपस्थिति में 2 एटीपी ऊर्जा का उत्पन्न होता है। और एटीपी ऊर्जा कौन उत्पन्न करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया उत्पन्न करता है। मनुष्य में कितनी बार सांस लेता है लगभग? तो इसका उत्तर क्या हो जाए? 16 से 18 बार मनुष्य जो है सांस लेता है। चलते हैं, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका किस भाग से होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, केंद्रक में, कि राइबोसोम की लाइबोसोम में? तो इसका उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है ऊर्जा का उत्पादन। अभी बात हो चुकी है इसकी, माइटोकॉन्ड्रिया। चलते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के ऊर्जा निर्मुक्त होने के रूपांतर होने को क्या कहा जाता है? वायु श्वसन, अवायवीय श्वसन, या रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, ग्लाइकोलिसिस या जल अपघटन? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वायवीय श्वसन। वायु की उपस्थिति में जो है ग्रुप कार्बन डाइऑक्साइड सुक्रोज का निर्माण होना वायवीय श्वसन कहलाता है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारी छोड़ी हुई सांस हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो आप बताओ, अभी 4% होती है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल का, लैक्टिक अम्ल का, या फ्यूमेरिक अम्ल का, या ग्लूकोज एटीपी का? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या है? अंतिम जो है क्रेब्स चक्र में जो है किसका संश्लेषण? तो पायरुविक अम्ल का जो है संश्लेषण होता है, पायरुविक एसिड कह सकते हो। चलते हैं, अनाक्सीय श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? अभी बात वही हो गई, अनाक्सीय श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो बताओगे लैक्टिक अम्ल है, जबकि ऑक्सीय श्वसन का क्या था? तो आप बताओगे पायरुविक अम्ल था। चलते हैं, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा है? अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया है, कि यूरिक अम्ल है, कि अमोनिया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यूरिया जो है नाइट्रोजिक अम्ल है। जबकि पक्षियों का कौन सा? तो पक्षियों का तो यूरिक अम्ल है। और मछलियाँ जो है उत्सर्जन के रूप में अमोनिया निकालती हैं। चलते हैं, स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं किसमें? मूत्राशय थैली में, यकृत में, या प्लीहा में, या गुर्दे में? तो या से यकृत, या से यूरिया आप याद करते हैं। यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? तो आप बताओगे यकृत में। या से यूरिया और या से यकृत, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको रिलेट नहीं करेंगे। तो मानव में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय है, कि अधिवृक्क है, कि पीयूष है, कि आवट ग्रंथ है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथ क्या है? सबसे छोटी अंतःस्रावी बहिस्रावी में दोनों में सबसे छोटी ग्रंथ है। मनुष्य में रुधिर कहाँ चलता है? मूत्रवाहिनी में, फेफड़े में, कुंडली नलिका में, बोमेन संपुट में? तो वैसे आपको बता दूं, बोमेन संपुट में होता है। किडनी के बोमेन संपुट में जो है रुधिर क्षमता है, एग्जैक्ट जगह बताया गया है। मूत्र का पूवला रंग किसके कारण मौजूद होता है? तो बताओ यूरोक्रोम के कारण होता है। थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, साथ साथ जैसे आप क्वेश्चन देखिए आंसर करने की कोशिश करें। गुर्दा का क्रियात्मक इकाई क्या है? तो बताओ नेफ्रॉन है, कि धमनी है, कि एक्सॉन है, कि न्यूरॉन है? प्यारे साथियों, जितने लोग ऑनलाइन हो साथ साथ कमेंट बॉक्स, कोई भी समस्या हो तुरंत जरूर कमेंट किया करें। तो इसका उत्तर नेफ्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट है कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पे कार्य करता है? डायलिसिस पे है, सक्रिय परिवहन पे, कि परासरण पे, कि विसरण पे? तो इसका उत्तर आपको क्या, कृत्रिम गुर्दा जानते हैं तो ये डायलिसिस, गुर्दा को ही किडनी कहा जाता है, तो ये डायलिसिस के सिद्धांत पे कार्य करता है। मानव शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा किसमें पाया जाता है? तो हृदय में, पसीने में, रक्त में, या मूत्र में? तो यूरिया का मात्रा किसमें? तो आप बताओगे मूत्र में पाया जाता है। ये हमारा यूरिया जो है उत्सर्जी पदार्थ है। अपोहन डायलिसिस प्रक्रिया पूरा करने के लिए यकृत या वृक्क या फेफड़े या हृदय? तो आपको इसका उत्तर क्या बता दूं, वृक्क में जो है, वृक्क को यानी किडनी कहा जाता है, और यकृत लीवर को कहा जाता है। या तो फेफड़े को लंग्स कहते हैं, हृदय को हार्ट कहा जाता है। सबका अंग्रेजी जान लें आप, ठीक है। पूरा करने के लिए होता है तो वृक्क का, वृक्क यानी किडनी की ही जो है सहायता के लिए जो है अपोहन प्रक्रिया। स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? स्वेदन मतलब पसीना। तो इसका उत्तर हो जाएगा शरीर के ताप नियंत्रित करने के लिए जो है स्वेदन या पसीना आवश्यक है। मानव वृक्क में असमरी में पाया जाने वाला प्रमुख व्यवसाय रासायनिक यौगिक है, कौन सा है? तो बताओगे मानव के वृक्क में या किडनी में आप बताओगे कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है। क्वेश्चन है हेनले का लूप कार्य किससे संबंधित है? हेनले का लूप, तो ये उत्सर्जन तंत्र जो है को ही हेनले का लूप कहा जाता है। चलते हैं, सामान्य निषेचन होता है किसमें? योनि में, डिम्ब वाहिनी नली में, ग्रीवा में, गर्भाशय में? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डिम्ब वाहिनी नली। इसी को फैलोपियन ट्यूब के नाम से जाना था, फैलोपियन ट्यूब।
के नाम से जाना जाता है। चलते हैं, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? प्लेसेंटा द्वारा, फैलोपियन ट्यूब द्वारा, गर्भनाल द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर है प्लेसेंटा द्वारा, जो है जिसे गांव में नाड़ कहते हैं, जो बाहर बच्चा निकलता तो काटा जाता है, उसी के द्वारा उसको पोषण मिलता है। नेक्स्ट है, गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में बना तैरता है? तो आम्निवाटिक में बनता है, करियाटिक बनता है, प्लेसेंटल द्रव में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आम्निवाटिक द्रव में जो है तैरता रहता है भ्रूण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दो युग्मों के संयोजन को क्या कहा जाता है? परगम कहा जाता है, पुनर्जन कहा जाता है, परिवर्धन सूचकांक या निषेचन कहा जाता है? जब दो युग्मकों का संयोजन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे निषेचन या उसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। क्वेश्चन है, गर्भाशय में शिशु के विकास हेतु जानकारी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का, अल्ट्रावायलेट किरण का, एक्सरे का, गामा किरण का? तो सभी लोग जानते हैं शिशु लिंग की जांच करने के लिए अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में किस अंग द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? तो बीजांड सन के द्वारा जो है खाद्य की पूर्ति की जाती है। और किस नली द्वारा? तो प्लेसेंटा द्वारा आप कह सकते हो। मुख के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां किसका निरोध करती हैं? तो गर्भधारण का, शुक्राणु के गर्भाशय में प्रवेश करने का, अंडा उत्सर्जन का या निषेचन का? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वो अंडा उत्सर्जन को क्या कर देती हैं? बंद कर देती हैं। चलते हैं, निम्नलिखित में से टेस्ट ट्यूब बेबी परिघटना का सही है? या भ्रूण का विकास टेस्ट में ट्यूब में होता है? या भ्रूण बनने की प्रत्येक प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब में नहीं? निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। मतलब कि निषेचन बाह्य होता है लेकिन विकास उनका शरीर के अंदर ही होता है। बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? माता पिता दोनों के, पिता के, माता के। लिंग निर्धारण बेटा या बेटी होगा, ये इसमें पूरा हाथ किसका होता? तो बताओगे पूरी जिम्मेदारी पिता के गुणसूत्र की होती, माता के, क्योंकि पुत्र होने में पूरी तरह से किसका योगदान हो? तो बताओ पिता, क्योंकि वाई गुणसूत्र इसमें पिता में ही पाया जाता है। ये क्वेश्चन आप सबके लिए बहुत आसान। मनुष्य में गर्भकाल कितना होता है? 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 9 महीने जो है मनुष्य का गर्भकाल होता है। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो साइकेडेमी, बैक्सेटोमी या न्यूरोटोमी या ट्यूबेक्टोमी? तो आपको बता दूं, इसमें महिलाओं में क्या पाया था? फैलोपियन ट्यूब पाया था, ट्यूब से ट्यूबेक्टोमी होता है। और पुरुषों की नसबंदी को वैक्सोटोमी कहा जाता है, याद कर लेना है आपको। पुरुषों की नसबंदी देखिए बात हो चुकी, कौन सा? वैक्सोटोमी, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था? लुइस था कि आस्था था कि डॉली था क्या इंदिरा? तो प्रथम परखनली शिशु कौन थी? तो बताओ लुइस थी। लेकिन पशुओं में जो है प्रथम कृत्रिम रूप से जो बच्चा पैदा डॉली ही था। चलते हैं, एमनियोसेंटेसिस एक तरीका है, दो क्या बताता है? भ्रूण के लिंग को जांच करने को क्या कहा जाता? तो एमनियोसेंटेसिस कहा जाता है भ्रूण लिंग की जांच को अल्ट्रासाउंड के द्वारा। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं वाहिनी विहीन होती हैं, मतलब इसमें नलिया नहीं पाई जाती, नलिका नहीं पाई जाती है। जो बहस्रावी ग्रंथि है उसमें नलिका पाई जाती है। वाहिनी विहीन ग्रंथियों का श्रावण किसका श्रावण करते हैं? जो यानी जो नलिका विहीन है वो क्या? हार्मोन, और जो नलिका युक्त है वो क्या? एंजाइम का श्रावण करते हैं। ये आपको याद रखना है दोनों में से। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी नहीं है? मतलब वो बहस्रावी है, एड्रिनल है कि यकृत है कि थायराइड है कि पिट्यूटरी है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यकृत क्या है? तो बताओगे बहस्रावी ग्रंथ है, यकृत। अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अम्लीय ग्रंथि, बृहद ग्रंथि, वाहिनी विहीन ग्रंथि या सूक्ष्म ग्रंथि? अंतःस्रावी ग्रंथियों को वाहिनी विहीन ग्रंथि या नलिका विहीन ग्रंथि कहा जाता है। निम्नलिखित से कौन सा एक ग्रंथि नहीं है? अग्न्याशय, थायराइड, यकृत या जठर? तो इसका बता दूं, जठर या पेट कोई प्रकार की ग्रंथि नहीं, जठर को पेट को ही या माशय को ही कहा जाता है। मानव शरीर किस क्रिया को मास्टर ग्रंथ कहा जाता है? किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथ कहा जाता है? पीयूष ग्रंथ या पिट्यूटरी को मास्टर? ये सबसे छोटी ग्लैंड है। चलते, मनुष्य शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि अभी बात हो चुकी है, पीयूष ग्रंथ या पिट्यूटरी ग्रंथ को ही कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? पैनक्रियाज, यकृत है, थायराइड है, पिट्यूटरी है? तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सी? तो बताओ मास्टर ग्लैंड जिसे कहा था नहीं, पिट्यूटरी को ही कहा जाता है, इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण है। पिट्यूटरी ग्रंथ कहाँ पर होती है? तो पिट्यूटरी आप बताओगे मस्तिष्क में होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। चलते हैं, गाय और भैंस के थनों को दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो बताओगे ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है।
क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो इस थायराइड ग्रंथि पे तो क्या बताएंगे प्यारे साथियों? इसका उत्तर हो जाएगा TSH यानी थायराइड स्टिमुलेशन हार्मोन जो होता है। चलते हैं, वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो आप क्या बताओगे? वृद्धि हार्मोन जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है वृद्धि हार्मोन जो है स्रावित होता है, यानी पीयूष ग्रंथि से, यानी शरीर को वृद्धि करने वाला, तो बताएंगे पिट्यूटरी ग्लैंड ही बताएंगे। ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो एड्रिनल से कि अंडाशय से कि पीयूष से कि पीनियल से? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको? तो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर के पर क्या प्रभाव होता है? तो शरीर पे कौन सा प्रभाव होता है? शरीर में अंतुलित विकास हो जाता है, यानी आप जानते हो कि इसमें कौन सा वृद्धि हार्मोन निकलता है, तो शरीर में क्या लंबाई बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा। पीयूष ग्रंथि अत्यधिक पीयूष ग्रंथि से हार्मोन निकलेगा। लिखा है विशिष्ट हार्मोन की कमी से गलगंड रोग हो जाता है और जिसमें आयोडीन की आवश्यकता होती, तो आप बताओगे कौन से? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? थायराइड ग्लैंड की जो है असंतुलित होने से, आयोडीन की कमी होने से क्या गलगंड या ग्वाइटर नामक बीमारी हो जाती है। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडिमा हो जाता है? मिक्सीडिमा किसकी कमी से होता है? तो आप बताओगे आवट ग्रंथि। मिक्सीडिमा क्या होता है? मिक्सीडिमा जब बहुत शरीर लंबी हो जाती है, ज़्यादा हार्मोन निकलना, तो मिक्सीडिमा बीमारी हो जाती है। अंतःस्रावी ग्रंथि का पेस मेकर किसे कहा था? तो आप बताओगे किसे? थायरॉक्सिन को अंतःस्रावी ग्रंथि का पेस मेकर कहा जाता है। पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? तो पीनियल ग्रंथि आप बताओ मस्तिष्क में होती है। पीनियल ग्रंथि को जैविक घड़ी कहा जाता है। जो आप सोते जगते हैं कि जब 10 बजे जगते हैं तो आपकी आंख 10 बजे ही खुल जाती है, ये कौन करता है? पीनियल ग्लैंड ही करती है। किसमें आयोडीन होता है? एड्रेनलिन में, थायरॉक्सिन में, इंसुलिन में या टेस्टोस्टेरोन में? तो आप बताओगे किसमें? तो आप बताओ थायरॉक्सिन में जो है आयोडीन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है। कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। तो पराआवर्त यानी पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र, इसे जो मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, इसे पैराथायरॉइड भी कहते हैं इसको, या पराआवर्त कहा जाता है। मास्टर ग्लैंड किसे? पराआवर्त को कहा जाता है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पराआवर्त है, अधिवृक्क है, पीयूष है या अवट है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अवट ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी कौन सी है? तो अवट ग्रंथि यानी थायराइड ग्लैंड हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? आग्नाशय है कि लैक्रिमल है कि अवट है कि पीयूष है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताओ? लैक्रिमल ग्रंथि जो होती है या टीयर ग्लैंड जो होती है आंसू को स्रावित करती है। कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? थाइमस है कि पीयूष है कि पैराथायराइड की थायराइड है? तो आपको बता दूं थाइमस ग्लैंड जो होती है वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। मादा जनन हार्मोन कौन सा है? तो मादा जनन हार्मोन आप क्या बताओगे? इसमें उपरोक्त सभी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन तीनों जो है मादा जनन हार्मोन है। नर लैंगिक हार्मोन कौन सा? तो मतलब टेस्टोस्टेरोन है, और सभी जो ये दोनों जो है महिला वाला है। चलते हैं, टेस्टोस्टेरोन है। कौन सा एक स्त्री हार्मोन है? तो पहला है इंसुलिन, एस्ट्रोजन, ऑक्सिन, एंड्रोजन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बता दूं, एस्ट्रोजन जो है महिला या स्त्रीलिंग हार्मोन, स्त्री जनन हार्मोन कह सकते हो। एस्ट्रोजन का स्राव होता है कहाँ से? कार्पस लुटियन द्वारा, कार्पस कोलोसस द्वारा या लीडिंग कोशिकाओं द्वारा, ग्राइफियन पुटिकाओं द्वारा। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा आपको? ग्राइफियन पुटिकाओं द्वारा जो होता है एस्ट्रोजन का निर्माण होता है, ये जनन अंग में होते हैं। किसे लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है? लड़ो या उड़ो के नाम से। तो इसका उत्तर है ऑक्सीटोसिन को जो है, भैंस का दूध नहीं उतरता तो ऑक्सीटोसिन की ही सुई लगाई जाती है। सही, हाँ सही, ये थोड़ा सा गलत है। इसमें एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर में रक्तचाप का नियंत्रित कौन करता है? पीत पिंड करता है, अधिवृक्क ग्रंथि करता है, थाइमस करता है, थायराइड ग्रंथि करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा रक्तचाप का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अधिवृक्क, एड्रेनल ग्लैंड जो होता है ये रक्तचाप को नियंत्रित करता है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? किससे? एड्रेनल ग्लैंड से जो है जीवन रक्षक हार्मोन जो होती है स्रावित होती है। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों है? तो अग्नाशय ग्रंथि जो है अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों ग्रंथियां हैं। देखिए हम 171 क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं, बहुत जल्द ही इसको कंप्लीट करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहें और कमेंट बॉक्स में साथ साथ कमेंट करते रहें कि कितना, और लास्ट में आप ये बताएं कितने क्वेश्चन आपने सही किए। इंसुलिन है एक प्रकार का क्या? एंजाइम है, विटामिन है, हार्मोन है, नमक है।
तो इंसुलिन क्या है तो आप बताओगे एक प्रकार का हार्मोन होता है। चलते हैं, थायराइड ग्रंथि का स्थान, थायराइड कहाँ पर पाई जाती है? यकृत में, गले में, आँख में, इनमें से कोई नहीं। तो थायराइड आपको बता दूं किसमें, तो आप बताओगे गले में पाई जाती है थायराइड ग्रंथि। किस कोशिका में इंसुलिन स्रावित होता है? कोशिका में, अल्फा कोशिका में, या तंत्रिका डेल्टा कोशिका में? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? कोशिका, यानी यहाँ डायरेक्ट बीटा कोशिका कहता तो ज़्यादा सही हो जाता, बीटा कोई ऑप्शन नहीं था तो डायरेक्ट कोशिका भी हम लगा सकते थे। चलते हैं, इंसुलिन उत्पादित होता है कहाँ पर? आंत द्वारा, पैनक्रियाज द्वारा, पित्ताशय द्वारा या पीयूष द्वारा? तो इंसुलिन कहाँ से निकलता तो पित्ताशय के द्वारा जो है इंसुलिन का स्रावण होता है। इंसुलिन की खोज किसने किया? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इंसुलिन की खोज किसने किया? बेल्डिक ने, जेनर ने, या बैक्समैन ने, लाइनेट ने? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बैटिक तथा बेस्ट ने इंसुलिन की खोज किया था। लैंगरहिंस की द्वीपकाएं इंसुलिन का स्रावण करती हैं, कहाँ पर स्थित होती? तो बताओगे लैंगरहिंस की द्वीपकाएं आप बताओगे अग्न्याशय या पैनक्रियाज में स्थित होती हैं और ये इंसुलिन का स्रावण करती हैं। कंकाल में मांसपेशियों की संख्या कितनी? 700, या एग्जैक्ट कहा जाए तो कहीं कहीं 639 मिलता है और 656, जो भी उपलब्ध हो दोनों करेक्ट माने गए हैं अब तक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली कौन थी? तो जबड़े की हड्डी जो है सबसे शक्तिशाली होती है। हड्डी नहीं, मांसपेशी होती है एक प्रकार की। चलते हैं, कौन सी पेशियों का स्वस्पंदन यानी स्वतः जो है उनमें मूवमेंट की क्षमता पाई? तो हृदय पेशी यानी कि हार्ट में स्वतः मूवमेंट की क्षमता पाई जाती है। क्वेश्चन है, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो इसका उत्तर सभी को पता होगा, लैक्टिक अम्ल जब जमा हो जाती है तो हमारे मांसपेशियों में थकान महसूस होती है। मानव शरीर में अंगों का कार्निया किसका भाग है? तो कार्निया आप सभी लोग जानते हैं, आंख के पार्ट को। कौन सी भाग आंख का दान किया था? तो बताओ कार्निया को ही दान किया जाता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। नेत्रदान के समय कौन सा भाग दान किया जाता है? अभी बात हो चुकी है, तो आप बताओगे कार्निया को ही दान किया जाता है। और प्रतिबिंब कहाँ बनता है मनुष्य पर? आंख पर कोई चीज देखते हो तो आप बताओ रेटिना पर क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश का नियंत्रण निम्नलिखित से किस भाग से किया जाता है शरीर आंख के? तो आप क्या बताओगे? आइरिस के द्वारा जो है प्रकाश का नियंत्रण होता है। चलते हैं, आंख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आप बताओगे रेटिना में। भी बात अभी हो चुकी है, रेटिना में क्या है? प्रतिबिंब बनता है। मानव पे उत्कृष्ट रेटिना में रंगों का विभेद के लिए उपस्थित होता है, तो कौन करता? रंग का भेद कौन करता है? तो कौन सेल जो होता है वही रंग को भेद कर पाता है। जिनमें कौन सेल नहीं पाता, पशुओं में कौन सेल नहीं पाता, इसलिए रंग वो विभेद नहीं कर पाते। आइरिस का क्या कार्य है? तो आइरिस का कार्य क्या है? पुतली के आकार को क्या है? नियंत्रित करना होता है। थोड़ा फास्ट में कर रहा हूँ। हरित वंचित क्या है? यानी हरित पेशी क्या है? तो कह सकते हो हरित पेशी क्या होती हैं? ऐच्छिक पेशी को हरित पेशी कहा जाता है या हरित वंचित पेशी कहा जाता है। चलते हैं, मनुष्य की त्वचा किस भाग में अधिक मोटी होती है? तो आप बताओगे तलवे पर जो है सबसे अधिक मोटी होती है। तलवा नहीं, पैर का तलवा बात हो रही है। ठीक है, मनुष्य सबसे बड़ा अंग कौन सा? सबसे बड़ा अंग क्या है? चमड़ा जो है पूरे शरीर में सबसे अधिक होता है, या चमड़ा इसे चर्म या स्किन कहते हैं। त्वचा को रंग कौन देता है? तो रंग जो होता है मेलानिन जो है त्वचा को रंग प्रदान करता है। थोड़ा फास्ट में कर रहा हूँ इसको। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? त्वचा की ऊपरी सतह जो है एपिडर्मिस, प्रोटोडर्मिस या डर्मिस, या इनमें से कोई नहीं। तो ऊपरी त्वचा जो है एपिडर्मिस और उसकी निचली सतह डर्मिस कहलाती है। निम्नलिखित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दंत वल्क। अधिक कठोर कहा जाता है। कठोर कौन होता है? दंत वल्क, क्या इसे बोलते हैं एनामल, सबसे कठोर है मानव शरीर में। चलते हैं, कशेरुक तंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग क्या है? सबसे कठोर भाग क्या है? तो अभी एनिमल की बात हो सकती है। मानव शरीर में सबसे कठोर या किसी भी उसमें तो एनिमल ही सबसे कठोर होता है। कौन सा अंग पुनरुत्थान प्रदर्शित कर सबसे अधिक किसमें रिपेयरिंग की पावर करता है, यानी सब स्वतः ठीक करने की क्षमता किसमें पाई जाती है? तो आप कहते हो यकृत या लीवर में सबसे अधिक। दारू कितना पीते हो गड़बड़ होता है फिर ठीक हो जाता है। जब अति कर दोगे 80% खराबी हो जाएगा तो कितना अपने आप को रिपेयर करेगा। मानव शरीर का कौन सा अंग प्रत्यारोपित नहीं किया जा सकता है? हृदय, फेफड़ा, मस्तिष्क या गुर्दा? तो आपको वो मस्तिष्क को प्रत्यारोपित मतलब पुनः नहीं लगाया जा सकता। आप जानते हो, नहीं तो सरकार हेलमेट लगाने क्यों कहती, तमाम चीज़ें से सब क्यों कहती, यदि जो है उसको बाद में बदला ही जा सकता था। तो मस्तिष्क में जो है इसका प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता और सभी अंग को बदला जा सकता है। कौन सा अवशेषी अंग नहीं? अवशेषी अंग मतलब जिनका अब हम प्रयोग नहीं करते हैं। सेंट्रोल है कि अपेंडिक्स है कि मोलर दांत है कि डायफ्राम है? तो कौन सा अवशेषी अंग तो नहीं, ये पूछा जाएगा। तो डायफ्राम क्या होता है? ये अवशेषी अंग नहीं होता और सभी जो अवशेषी अंग है जिनका हम यूज नहीं करते हैं अच्छे से।
मनुष्य के आंखों में कौन सा एंजाइम होता है जो जीवाणुओं को जो है नष्ट कर देता है या मार देता है? तो आप बताओ कि जीवाणु को मारता है तो उनको लाश बना देता है, लाइसोजाइम आप याद कर सकते हैं। किसी प्राणी के शरीर में समस्त भार का अधिकांश भाग होता है किसका? तो इसका उत्तर बताएं, अधिकांश भाग कौन होता है? सबसे लगभग 60 से 70% तक मनुष्य के शरीर में जल ही पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं फिर छोड़ती हैं? तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं परासरण कहा जाता है। श्वसन दौरान जो रुधिर जो है प्रवेश करती है फिर छोड़ती हैं, तो इसे परासरण प्रक्रिया कहते हैं। मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या कितनी? तो आप बताओगे 20 है जो है अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो सोना है कि लोहा है कि चांदी है कि तांबा? तो इसका उत्तर मायोग्लोबिन में कौन सी? तो तांबा नामक धातु पाई जाती है मायोग्लोबिन में, ये याद रखना है आपको। और हीमोग्लोबिन में लोहा पाई जाती है, ये दोनों में अंतर है। हीमोग्लोबिन में 100 ml में रक्त होता है, लगभग कितना आरबीसी हीमोग्लोबिन होता है? तो 14.45 ग्राम जो होता है हीमोग्लोबिन होता है। सामान्य ताप मानव शरीर का कितना होता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 36.9 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में कहता है 98.6 फ़ारेनहाइट और केल्विन में 310 केल्विन होता है। शरीर का प्रोथ्राम्बिन का संबंध किससे है? प्रोथ्राम्बिन का संबंध किससे है? तो आप क्या बताओगे? तो रक्त जमाने में प्रोथ्राम्बिन सहायक होता है। चलते हैं, निम्न में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं, तो रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना सामान्य कार्य नहीं, विशेष कार्य में। तो यूरिया का छानकर बाहर करना भी है सामान्य कार्य। रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करना, हार्मोनों का श्रावण करना, ये तीनों जो है सामान्य कारण है, जबकि इसका मुख्य कार्य क्या है? रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करना जो मुख्य कार्य है। कंडरा क्या जोड़ता है? कंडरा या इसे टेंडन बोलते हैं। तो कंडरा क्या है? तो आप बताओ। पेशी को हड्डी से जोड़ता है। तो इसको याद करने का तरीका बताया था। देखिए, पेशी को मसल्स बोलते हैं, हड्डी को बोन। BMT बी से क्या? बोन, और मा से मसल्स, और टी से क्या हो जाएगा? टेंडन। तो बोल्स, मसल, टेंडन, ये तीनों आपको याद रखना है। चलते हैं, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी जो जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो शरीर की उत्तेजना कौन? अधिवृक्क ग्रंथ। इसी को एड्रिनल ग्रंथ या इसी को लड़ो या उड़ो ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। आदमी में कष्ट के लिए किस भाग में अवटु एडम सेप्पल कहा जाता है? तो क्या बताओगे? कष्ट यानी कान में। तो बताओ, थायराइड उपास्थि को जो है एडम सेप्पल के नाम से जाना जाता है। मानव मस्तिष्क का लगभग कितने ग्राम होता है? तो 1350 ग्राम जो होता है औसतन वजन होता है। नेक्स्ट, सामने कुछ रिवीजन पर्पज से आ रहे हैं जो क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड हो रहे हैं। सबसे लंबी अस्थि कौन सी? सबसे लंबी अस्थि क्या बताओगे? ऊर्ध्व अस्थि, बस थोड़ा नाम बदल गया, इसी को फीमर कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए। मुख्यतः उपस्थित के कारण मानव शरीर में उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी कुचला रहता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाए? कोशिकाओं में तरल जो है उपस्थित का मानव शरीर में उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो बताओ, कोशिकाओं में जो तरल होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मानव शरीर में तापक्रम कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट में कहा जाएगा तो 98.6 एग्जैक्ट होता है इसमें, या 98.4, बस इसमें क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 98.6 आपको याद रखना है फ़ारेनहाइट में। चलते हैं, स्तनियों में श्वेत ग्रंथियाँ मूलतः संबंधित है। श्वेत ग्रंथियाँ किससे संबंधित? तो आप क्या बताओगे? ताप का नियंत्रण करती हैं हमारे शरीर का। श्वेत ग्रंथियाँ यानी कि पसीने को निकालने वाली, सॉरी ठीक है, श्वेत ग्रंथियाँ ही लिखा, हम सोचे स्तन में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, करेक्ट है, श्वेत ग्रंथि करेक्ट है जिसका आंसर। कि जो पसलियों की संख्या सबसे अधिक 24 है, तो आप बताओगे इसमें? तो आप बताओगे मनुष्य में पसलियों की संख्या सर्वाधिक 24 होती है, और छाती में कहा जाए तो 25 जो होती है क्योंकि एक स्टर्नम की हड्डी जुड़ जाती है। माता और पिता में से किसी एक का रुधिर AB है, दूसरे का O है, उनमें से बच्चे का संभावित रक्त वर्ग क्या होगा? तो इसका उत्तर या तो A होगा या तो B होगा। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव त्वचा का रंग बनता है किसके कारण से बनता है? तो इंसुलिन से बनता है, एड्रेनलिन से, मेलानिन से, या हीमोग्लोबिन? ये भी रिवीजन क्वेश्चन, तो बताओ मेलानिन से बनता है। ECG का प्रयोग किस में करते हैं? EEG का, तो बताओ दिमाग या मस्तिष्क के लिए गतिविधियों जांच के लिए EEG का प्रयोग। ECG का हृदय गतिविधियों जांच के लिए किया जाता है। कौन सा एक अंग वसा का भंजक या कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो आप क्या बताओगे? यकृत क्या है? वसा का जो है भंजक करता है, यकृत यानी लीवर कह सकते हैं इसे। निम्नलिखित में कौन सा कथन जठर रस के बारे में सही नहीं है? तो डायरेक्ट हम आंसर देखते नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा। जब खाली होने पर खाद्य द्रव्य पर निर्भर करती है नहीं। जठर एक अस्थायी
आशय के रूप में कार्य करता है। जठर खाद्य को अमाशय रस के साथ मिश्रित कर देता है। जठर अमाशय रस को लाइपेज तथा एमाइलेज में संसाधित करता है। तो आप तीनों सही, लेकिन ये सही नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट नहीं। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है किससे? तो अधिकतम बंधुता किसके साथ होती है? तो आप बताओगे ऑक्सीजन के साथ अधिकतम बंधुता होती है। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो इसको बोलते हैं यूट्रस के नाम से जाना था। यूरेटर नहीं, यूट्रस के नाम से गर्भाशय को जाना। मानव शरीर के पैरों की हड्डी कौन सी? तो फिबुला तथा टिबिया जो है दोनों पैरों की हड्डियां होती हैं। मधुसूदनी अंतःस्राव, मधुसूदनी मतलब मंसूलिन, इसे कहते हैं इंसुलिन मंसूदनी कहा जाता है। स्राव एक है तो पेप्टाइड स्राव है, इंसुलिन कह सकते हैं। चलते हैं, मानव शरीर की किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? लसिका सूत्र या लिम्फ कोशिकाएं किस में बनती है? दीर्घ हस्तियों में बनती है, बड़ी हस्तियों में बनती हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति की रक्त वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा, उतना रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। एक रक्त वाहिकाओं की त्रिज्या कम कर दी जाए, कुछ नहीं, ये पाइप पतली कर दी जाए तो उनमें पानी जो है बहुत स्पीड से जाएगा और बहुत भर के जाएगा, वही कहानी संकुचित कर दिया जाए। मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो आप बताओगे 140 से 180 mg होता है कोलेस्ट्रॉल की सही मात्रा, इसको रट लेना है आप सब। बीपी वाला ना यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगा देना। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर का लाल रक्तकाई क्या होती है? बढ़ जाती है। रिवीजन में देखिए क्वेश्चन शामिल किए जा रहे हैं बीच बीच में। मनुष्य के सामान्य रुधिर शर्करा 100 ml पर निर्भर करती है, तो कितने mg होती है? 80 से 100 mg, या हाँ ठीक है 80 से 100 mg करेक्ट है। रक्त जमने पर किस तत्व की भूमिका होती है रक्त जमाने में? तो आप क्या बताओगे रक्त जमाने में किसकी? तो कैल्शियम की भूमिका जो है रक्त जमाने में होती है। तत्व पूछा जाएगा तो कैल्शियम, विटामिन पूछा जाएगा तो विटामिन के, और प्रोटीन पूछा जाएगा तो प्रोथ्राम्बिन प्रोटीन। चलते हैं, आँख के रेटिना में परंपरागत कैमरा निम्नलिखित में किस भाग की तुलना की जाती है? तो बताओ फिल्म से तुलना की जाती है। मानव हृदय पेशी में कच्छों की संख्या कितनी है? तो बताओ कच्छ कितने होते हैं? तो आप बताओगे 4 कच्छ होते हैं। सर्वग्राही कौन सा रुधिर वर्ग होता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपको बता दूं AB जो है सर्वग्राही, जबकि O जो है सर्वदाता होता है। इनमें से कौन सा रक्त दाब का मापक यंत्र? रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा? तो स्फेग्नोमैनोमीटर क्या है? रक्त दाब का मापक यंत्र है। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा? तो थायरॉक्सिन जो है आयोडीन युक्त हार्मोन है। मानव में WBC का व्यास लगभग कितना होता है? WBC का व्यास कितना? तो इसका 0.007 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना जो है हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। जब वृक्क का कार्य करना बंद कर देता है तो कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? तो इसका बताओ रक्त में नाइट्रोजन अपशिष्ट जो है जमा हो जाते हैं। नाइट्रोजन ही, नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन। जब एक आदमी वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब क्या होगा? वृद्ध व्यक्ति का रक्तदाब क्या होता है? घट जाता है। मानव शरीर में पुच्छ में कौन सी संरचना होती है? पूंछ में कहाँ पर होती है? तो बताओ बृहदांत का भाग है पूंछ, बड़ी आंत का भाग पार्ट ही पूंछ। मानव शरीर में क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में 3 सरात्मक भागों की लंबाई कौन सा सही हासमान क्रम है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपको बता दूं शेषांत्र, मध्यांत तथा ग्रहणी जो है इस संरचना के जो है हासमान क्रम यानी बढ़ते से घटने क्रम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में किस हार्मोन में कैल्शियम और फास्फेट का विनियमन करता है? तो बताओ पराअवट या पैराथायराइड हार्मोन जो है इनको नियंत्रित करता है, कैल्शियम तथा फास्फेट का। मानव शरीर में निम्न में से किस भागों में एक शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? डिंब वाहिनी नली को जो है निषेचित करता है। क्वेश्चन है, मानव दिमाग निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निग्रहण तथा उल्टी के, जब उल्टी होता है तो उसका कौन सा नियंत्रण करता है? तो मेगुला अल्बागेंटा जो है इसको नियंत्रित करता है। इनसे किस एक की उत्पत्ति यकृत के कारण, यकृत का कार्य है, किसका उत्पादन यकृत करता है? तो बताओ यूरिया का उत्पादन जो है यकृत करता है। नेक्स्ट है, मानव निम्नलिखित में से कौन सा पाचन एंजाइम नहीं है मानव के लिए? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा एंजाइम नहीं है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गैस्ट्रिन जो है पाचक एंजाइम नहीं है। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से होता है? तो आपको बता दूं इसको मेडुला ऑब्लिगेंटा से श्वसन का नियंत्रण करता है। क्वेश्चन है, मानव शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? कौन सा है? तो संवेगात्मक क्रियाओं का मतलब कि भूख, प्यास, प्यार, मोहब्बत, ये सब हाइपोथैलेमस जो होता है नियंत्रित करता है। मस्तिष्क जिम्मेदार किसका है? तो आप क्या बताओगे? उपरोक्त सभी शरीर के संतुलन के लिए, सोचने के लिए, हृदय गति के नियंत्रण के लिए, उपरोक्त सभी के लिए जो है मस्तिष्क जिम्मेदार है।
हार्मोन का उदाहरण कौन सा है? तो हार्मोन क्या है? ऑक्सीटोसिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी एंटी डायरेटिक हार्मोन है? एंटी डायरेटिक हार्मोन कौन सा है? कार्टिसोन्स है, वैसोप्रोसिन है, एसीटीएच है कि ऑक्सीटोसिन है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वैसोप्रोसिन क्या है? एंटी डायरेटिक हार्मोन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे साथियों, आज का 251 क्वेश्चन यही समाप्त होता है। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। तो जय हिंद, जय भारत। जिन भाइयों बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिले, आप ऐसे ऐसे वीडियो का लाभ उठा सकें।